कहा जाता है कि त्रेता युग के दौरान रायबरेली शहर कौशल साम्राज्य का भी एक हिस्सा हुआ करता था, जहां भगवान श्री राम का शासन था। कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो रायबरेली के बहुत करीब है। मलिक मोहम्मद जैसी और सूर्यकांत त्रिपाठी राला जैसे मारूफ साहित्यकारों ने इस जमीन पर साहित्य की सेवा की। उनके लिखे हुए हिंदी साहित्य आज भी साहित्य प्रेमियों को रोमांचित करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1447 में रायबरेली जिले के जायस में हुआ था। यहीं उन्होंने पद्मावत लिखा, जिसमें चित्तौड़ की बेहद खूबसूरत रानी पद्मिनी के बारे में सुनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की विजय की गाथा है। तो आजादी के बाद रायबरेली को कांग्रेस का किला माना गया और गांधी परिवार को रायबरेली ने अपना परिवार ही मान लिया। जी हाँ, आज बात रायबरेली की। नमस्कार, मैं हूँ खुर्रम रमीन और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। सियासी तौर पर देखें तो रायबरेली गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है। रायबरेली को कांग्रेस का अवैध किला माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस का ये गढ़ कभी उनके हाथों से नहीं फिसला। आजादी के बाद से अब तक महज 3 बार 1977, 1996 और 1998 में ही ऐसा हुआ जब रायबरेली ने कांग्रेस को ही नकार दिया। कांग्रेस में भी नेहरू गांधी परिवार का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। महज 4 बार नेहरू गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का कोई नेता रायबरेली से सांसद चुना गया। तो इसी रायबरेली ने 1999 में गांधी परिवार से बगावत कर दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे अरुण नेहरू को हराकर राय गांधी परिवार के कैप्टन सतीश शर्मा को भी जिताया। 1977 में जनता पार्टी से राजा राय और 1996 और 1998 में भाजपा के अशोक कुमार सिंह ही यहाँ से राय कांग्रेसी सांसद रहे। इसके बाद यहाँ की जनता ने फिर कभी भी किसी भी राय कांग्रेसी प्रत्याशी को मौका ही नहीं दिया। तब से लगातार इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का ही वर्चस्व बना हुआ है। भारत के पहले आम चुनाव 1952 में फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, तो 1957 में रायबरेली ने एक बार फिर उनको ही चुना। तो 1960 में फिरोज गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रही। उनके बाद नेहरू गांधी परिवार के ही अरुण नेहरू और शीला कौल ने प्रतिनिधित्व किया और 2004 से लगातार अभी तक यानी 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद बनी हुई हैं। फिलहाल वो राज्यसभा जा चुकी हैं और पेश फंसा है कि अगला कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस पर बात राजनीति में जातीय समीकरण का खासा महत्व रहता है। तो क्या है रायबरेली का जातीय समीकरण? रायबरेली की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर एससी यानी शेड्यूल कास्ट 34% है, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, तो यादव 60% है। तो वहीं मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी भी 4% है। इसी जातीय समीकरण के भरोसे भाजपा की नजर रायबरेली पर है। यहाँ पारसी समुदाय का वोट करीब 27% है और ब्राह्मण का वोट 11%। भाजपा ने इसी जातीय समीकरण को साधने के लिए पहले भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी की नियुक्ति की, तो साथ ही जितने भी रात्रि प्रवास और जन योजनाओं से जुड़ी चौपाल हुई वो अधिकतर पारसी जाति बहुल क्षेत्र में ही की गई। तो इसके साथ ही चुनाव में किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारने की भी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल 1998 के बाद से ही भाजपा रायबरेली में भगवा लहराने के लिए जोर लगा रही है। हालांकि इसके बाद 2004 से 2009 तक भाजपा का जिले में यानी कि रायबरेली में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस दौरान हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा सके। इसके बाद वो दौर आया जब मोदी मैजिक ने रायबरेली में भाजपा को खड़ा कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 21% से ज्यादा वोट हासिल किए, जो 2009 की तुलना में 17.23% अधिक थे। इसके बाद साल आया 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को कांटे की टक्कर भी दी। इस चुनाव में सोनिया गांधी 1,67,178 वोटों से जीती। तो वहीं भाजपा का वोट शेयर 17.31% से बढ़कर 38.35 तक पहुंच गया। इस चुनाव में भाजपा ने पिछड़ों और क्षेत्रीय मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए बेहतर होमवर्क किया था। असल में रायबरेली में पिछड़ों का वोट बैंक 23% है और क्षेत्रीय करीब 6%। भाजपा इस चुनाव में हार तो गई, लेकिन रणनीतिकारों को जीत के लिए जरूरी समीकरण का सूत्र मिल गया। उसी का प्रयोग इस बार वो करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रायबरेली के रण में भाजपा जीत के लिए सियासी समीकरण को फिट करने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारने जा रही है। कांग्रेस की एससी वोटर पर पकड़
इंदिरा गांधी के BMD फॉर्मूले के समय से रही है। यही वजह है कि 2004 से 2019 तक कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को लगातार जीत मिलती रही। भाजपा ने इसी वोट बैंक के एक बड़े धड़े को अपनी तरफ करने के लिए पिछले 5 सालों में रणनीतिक रूप से काम किया है। ये धड़ा पासी जाति का है। जिले में इनकी मतदाता करीब 4.5 लाख हैं और फीसदी है 27। कांग्रेस ब्राह्मण मुस्लिम दलित यानी BMD फॉर्मूले को रायबरेली में हमेशा से इस्तेमाल में लाती रही है, तो भाजपा ने उसी फॉर्मूले से नया जातीय समीकरण तैयार कर चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी रायबरेली पर है। दरअसल अमेठी के बाद प्रदेश में रायबरेली सीट भी भाजपा जीतना चाहती है। साल 2019 भाजपा को 38.35% वोट मिले थे, जो साल 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव से अधिक था। 1996 और 1998 में भाजपा ने रायबरेली में जीत हासिल की थी। इस तरह भाजपा के थिंक टैंक को लगने लगा कि वो 21 साल बाद भाजपा को वोट प्रतिशत जीत के लायक हो गया है और उसके बाद शुरू हुई मेहनत। यही वजह है कि पार्टी साल 2019 की कमी के नए प्लान के जरिए पूरा करने की तैयारी में जुटी हुई। रायबरेली के 16 लोकसभा चुनावों और 3 उपचुनाव में कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोकदल और 1996 और 98 में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अभी तक सीट पर खाता नहीं खोल सकी है और समाजवादी पार्टी ने तो लगातार 2 चुनाव में सीट पर प्रत्याशी ही नहीं उतारे। अमेठी रायबरेली में चुनाव 20 मई को है, लेकिन भाजपा हो या फिर कांग्रेस किसी ने भी रायबरेली में अपने पत्ते नहीं खोले। कभी प्रियंका तो कभी उनके ही पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो चलता रहता है, तो वही भाजपा इस बार यहाँ से किसी ब्राह्मण को उतारना चाहती है। तलाश जारी है तो साथ में मंथन। 2024 में रायबरेली की जनता किसे संसद भेजती है ये तो ईवीएम ही बता पाएगा, लेकिन देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस बार रायबरेली से कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है। वो गांधी परिवार का हिस्सा होगा या फिर गैर गांधी परिवार? क्या प्रियंका गांधी होंगी या फिर होंगे रॉबर्ट वाड्रा, जिनका नाम लगातार चल रहा है? तो वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है। क्या कोई वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा होगा, कोई बड़ा कद्दावर पार्टी का कार्यकर्ता, या फिर पदाधिकारी होगा जो ब्राह्मण होगा, या कौन होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नजर सभी की है कि आसन प्रत्याशी होता कौन है, लेकिन अभी भी कोई भी जल्दबाजी में नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी इस कोशिश पर अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।